पाकिस्तान बना 1947 के अंदर। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को जिस दिन बन गया था उस दिन से लेके ही इसको अपने बनने पे और अपने कायम रहने पे रिजर्वेशंस थी, क्योंकि हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है इंडिया भाई, वो ये चाहता था कि पाकिस्तान ना बने, और बन गया है तो पाकिस्तान वापस उसमें मर्ज हो जाए, जो कि कोटेशंस भी हैं, इंटरनेशनल कोटेशंस रिगार्डिंग दिस के वो जो है ना वो कहते थे कि पाकिस्तान बहुत जल्द हम इनको इस तरह कर देंगे कि बहुत जल्दी वापस इंडिया का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि तब हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी, वी वर इकोनॉमिकली सफरिंग, देयर वर millions of people who were refugee, and there were refugee crisis, there were financial crisis, there were food crisis, there were industry crisis, there were crises everywhere. So to deal with all of these things, हमने हमने अपनी स्टेबिलिटी स्टेक पे लग रही थी, और इसीलिए हमने सीटो सेंटो में गए 54-55 में। हमने एक अलाइनमेंट की टू अमेरिका कि भाई हमें अपने डिफेंस में और ऊपर नीचे चीज़ों में आपने हमें फैसिलिटेट करना है। और अमेरिका जो कि ऑलरेडी हंटिंग कर रहा था एक ऐसे पार्टनर के लिए, लॉजिस्टिक्स पार्टनर के लिए, एक जियोग्राफिकल पार्टनर के लिए, ताकि वो इस एरिया में जो है ना वो, तो हम इंटरनेशनल जो रेस चल रही थी बाइपोलैरिटी की, हमने उसमें काफ़ी फ़ायदा उठाया हमारे न्यूक्लियर अक्वायरमेंट के इस प्रोसेस ने। हुआ ये कि पाकिस्तान जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट मुल्क था, तो बहुत से क्राइसिस थे, जिनमें से सबसे मेजर क्राइसिस था एनर्जी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्टली था दैट रिमेन्ड इन इंडिया मोस्टली, तो हमें एनर्जी को लेकर प्रॉब्लम थी। तो हमने क्या किया, 1956 के अंदर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना, और वो एनर्जी से मुताल्लिक था। प्लीज कीप इट माइंड, अब तक कोई 5 मुल्क दुनिया के अक्वायर कर चुके थे, और वो 5 वही वीटो पावर से जिन्होंने मिलकर यूएन बनाया था, राइट। तो अब भी दुनिया काम कर रही थी, दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस चल रहे थे, जैसे आजकल सोलर पे काम हो रहा है ना, तो दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस चल रहे थे, तो एंड द वर्ल्ड वाज वर्किंग ऑन द एनर्जी एफिशिएंसी और सफिशिएंसी। तो पाकिस्तान ने विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न अलाइनमेंट्स, हमने एनर्जी कमीशन जो है ना वो इस्टेब्लिश किया उस पैटर्न पे, ताकि हम अपना जो है ना वो एटम से जो हम अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो पानी है वो 4-5%, 3-4% है मेरा ख्याल है, तो हमें और कोई सोर्स तब मिल नहीं रहा था। सो वी क्रिएटेड एटॉमिक एनर्जी कमीशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकि मुल्क के अंदर इंतजामी मामला सही हो सके। देन फिर इस पे काम चलता रहा। फिर यहाँ पे हमारी 1965 के अंदर होती है जंग। दुनिया को तो हम ये कह रहे थे कि हम एनर्जी पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अंदर खाते हमें अपनी स्टेबिलिटी पे थोड़ा डाउट हो रहा था, क्योंकि इंडिया वाज डूइंग ऑल व्हाटएवर ही कुड डू, आई मीन शी कुड डू। तो हमने 1965 में जब जंग में हम हार भी गए, तो हमने कहा अच्छा भाई ऐसी बात है। हमने क्या किया कि हमने दुनिया को बताया भाई हम एनर्जी के लिए ही इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लगाने लगे हैं, और वो हमने 1965 में लगाया कि हम भाई एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे, और उस इंस्टीट्यूट में जो है ना वो हम एनर्जी बनाने के लिए एटम को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास यूरेनियम वगैरह भी है। सो हम ये यूरेनियम को यूटिलाइज करके वी वुड मेक इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस। होता भाई यहाँ तक तो इंटरनेशनल कंसर्न्स नहीं होते, इंटरनेशनल कंसर्न्स यही होते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है ना वो 1965 की जंग में अमेरिका टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान टिल्टेड होता है, क्योंकि वो जो है ना वो अपने म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटीज में होता है, जो 1954-55 में से साइन की थी। फिर ये बंदा आता है जिसके साथ हमने बाद में बहुत बुरा किया। इसका नाम है जुल्फकार अली भुट्टो। जुल्फकार अली भुट्टो ने, अच्छा 1971 में एक मेजर इंसिडेंट होता है। 1971 में ये होता है कि पाकिस्तान का जो बांग्लादेश है ना वो हमसे अलग हो जाता है, और हम इतने लावारिस और बेबस होते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये दूसरा थप्पड़ होता है जो इंडिया हमारे मुंह पे मार चुका होता है। पहला 65 में ऑफेंसिव होकर जब उसने हम पे हमला कर दिया था, और ताकि वो लाहौर में आके चाय पिए, और दूसरा उसने क्या किया था, हमारे साथ सानहा बांग्लादेश हो चुका था। सब बांग्लादेश इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से अलग हुआ था, कुछ हमारी इनएफिशिएंसीज थी, कुछ इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी, तो हमारी एक मेजर, हमारा एक पूरा आधा पार्ट ऑफ पाकिस्तान और सेपरेटेड, तो पाकिस्तान बेबस था। फिर भाई साहब आए, भाई साहब जुल्फकार अली भुट्टो साहब वाज अ नेशनलिस्ट एंड ही वाज अ हीरो फॉर मी। मैं उनको पर्सनली बहुत एडमायर करता हूँ। हर बंदे में फ्लॉज होते हैं, बट स्टिल
ही वॉज नेशनलिस्ट, तो उन्होंने आते ही इनिशिएट किया पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो जो है ना वो उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जब इंटरनेशनल कंसर्न्स आए, जब पाबंदियां वगैरह की बात हुई, तो हमने कहा हम एनर्जी के लिए बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तब न्यूक्लियर प्रोग्राम को इनिशिएट करने वाले ये हुजूर थे जिन्होंने प्रॉपरली इसको इनिशिएट कर दिया था। उससे पहले हो रहा था, इसी पे काम हो रहा था, लेकिन कंसीलमेंट के साथ हो रहा था। इन्होंने जरा उसको प्रॉपरली रेगुलराइज कर दिया। जो है ना वो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी किया जा सकता था, जुल्फकार साहब ने वो किया, मरहूम ने। 1974 के अंदर ना इंडिया भाई की क्या करते हैं, इंडिया भाई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर देते हैं, वो उधर धमाके कर देते हैं और हमें अपनी जान के लाने पड़ जाते हैं। अब न्यूक्लियर कितना पावरफुल है उस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि दुनिया के अंदर अगर सिर्फ 400 न्यूक्लियर बम जो है ना वो फोड़ दिए जाएं, तो इस जमीन से, इस धरती से आने वाले कई 100 सालों तक जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो न्यूक्लियर का वही शशका तो है ना, पूरी धाग है इसकी, पूरा इसका टैक है। तो न्यूक्लियर जब इंडिया ने 1974 में इसको एक्सप्लोज कर दिया, जो है ना वो धमाके कर दिए, तो हमें अपनी जान के लाने पड़ गए, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी हेजमन था, इंडिया तो ऑलरेडी बिलीजरेंस कर रहा था, इंडिया तो ऑलरेडी हमसे ज्यादतियां कर रहा था। तो हमने भाग दौड़ करके 1975 के अंदर AQ खान को नेदरलैंड से मंगवाया। वहाँ पे रिसर्च, न्यूक्लियर बेस्ड साइंस में एक बहुत बड़े रिसर्चर थे, उनको हम वहाँ से खींच के लेके आए। 1975 में फिर एक्सेलरेशन हुई इस काम को इन लोगों ने तेज कर दिया, क्योंकि हम देख चुके थे कि इंडिया 1974 के अंदर भाई साहब जो है ना वो तो कुछ भी करेगा न्यूक्लियर के चक्कर में। फिर आता है हमारा दूसरा हीरो, जो अक्सर लोगों के लिए विलन है, लेकिन किसी हद तक ये हीरो भी है। ये है जिया का जो रिजीम आता है ना 1979 के अंदर, जो है ना वो इन्वेजन ऑफ इराक, इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हो जाता है। US से जो है ना अब अफगानिस्तान पे हमला कर देता है। फिर अमेरिका को एक साथी की जरूरत पड़ती है, हम उसका साथी बन के उसका साथ देते हैं, लेकिन साथ में क्योंकि अमेरिका को हमारी ज़रूरत है, इसलिए हम न्यूक्लियर का जो प्रोसेस है उसको और एक्सेलरेट कर देते हैं, उसको सही तरीके से रेगुलरली उस पर काम करते हैं। 1979 से लेकर 85 तक पाकिस्तान अपनी यूरेनियम प्रोडक्शन करना स्टार्ट हो गया। 1985 के अंदर यूरेनियम प्रोडक्शन की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पाकिस्तान एक्वायर कर चुका था। फिर 1986 के अंदर फिसाइल जो है ना मटेरियल प्रोडक्शन, फिसाइल कहते हैं धमाका खेज, जिससे ढा हो सके, बम छम, ठीक है। वी हैड acquired the capability for fissile material production। हम अपने घर से यूरेनियम निकाल के और धमाका खेज मवाद बनाना शुरू हो गए थे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, जिया के टाइम के अंदर हमें 2 जगहों से सपोर्ट आ रही थी, एक अमेरिका और दूसरे थी सऊदी अरेबिया। यहाँ पे तब इस्लामाइजेशन ने बहुत फ़रोग किया, सऊदी अरेबिया में बहुत जो है ना वो फ़रोग दे रहा था, हमें सपोर्ट कर रहा था। उसकी लॉजिक ये थी कि 1979 के अंदर ईरान के अंदर भी रेवोल्यूशन आ चुका था। सो अमेरिका ने और सऊदी अरब ने हमें बहुत फैसिलिटेट किया। सऊदी अरब ये चाहता था कि पाकिस्तान के साथ जो ईरान है उसके अंदर शिया रेवोल्यूशन आ चुका है, इसीलिए पाकिस्तान अगर उस साइड पे चला गया तो एक वो बड़ा मेजर अलाइक हो देगा। सो सऊदी अरब ने बहुत हेल्प किया पाकिस्तान को टू एक्वायर इट्स न्यूक्लियर पावर। फिसाइल मटेरियल प्रोडक्शन के कैपेबल हो गए हम 1986 के अंदर। फिर 1987 के अंदर ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन्स क्रिएट होगी ड्यू टू कश्मीर के अंदर एक अलग बगावत उठ गई और बहुत तेज़ी के साथ उठी हुई थी ये। तो इंडिया ने ये कहा कि पाकिस्तान ये सब कुछ करा रहा है, और पाकिस्तान ने कहा भाई मैं तो नहीं करा रहा, लेकिन मुजाहिदीन पाकिस्तान स्टिल वहाँ पे भेज रहा था। तब उन दिनों पाकिस्तान के अंदर जो थी ना रिलीजियस आउटफिट्स थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। प्रेशर हुआ तो पाकिस्तान ने उसको एक्सेलरेट कर दिया, और फाइनली ये कहा जाता है कि 1987 तक पाकिस्तान जो है ना वो न्यूक्लियर स्टेट बन चुका था, लेकिन इन लोगों ने अनाउंस नहीं किया था क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर और वो सब कुछ था। फिर हुआ ये कि 1998 के अंदर इंडिया भाई ने फिर छेड़खानी की और पोखरान के अंदर 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 1 बढ़ा के 6 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट किए और पाकिस्तान बन गया एक न्यूक्लियर स्टेट। जिया के दौर में बहुत ज़्यादा काम हुआ न्यूक्लियर पे। ये यूरेनियम प्रोडक्शन हमने हमारी इस दौर में हुई, उसके अलावा फिसाइल प्रोडक्शन, मटेरियल प्रोडक्शन इस दौर में हुई, सबसे ज़्यादा काम इस दौर में हुआ। तो अब जिया साहब के साथ भी ये हुआ कि वो
कंट्रोवर्शियल प्लेन क्रैश में कुदरत को जा मिले। फिर बाकी हमारे हीरो थे ए.के. खान साहब, और ए.के. खान साहब के साथ हमने जो किया वो कोई ढकी चुकी बात नहीं, वो ज़िंदगी के आखिरी दिनों के जो उनके इंटरव्यूज़ थे आप वही सुन लें। ये तीनों बेवकूफ़ थे, ये गधों की कौम पे बट लगा रहे थे। खैर, इंटरनेशनल लोगों को हमारी कंसर्न्स हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कोई ज़्यादा सेफ नहीं है। हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना वो बहुत सेफ है, क्योंकि हमारे मल्टी लेयर्ड और इंटरडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमारे न्यूक्लियर को सेव करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, यूएस, यूके ये कहते हैं कि भाई जो पाकिस्तान है उसके अंदर किसी भी वक्त मजहबी जमात पावर में आ सकती है, और वही थ्योरी ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की वजह से पाकिस्तान दुनिया के लिए मौलिक साबित हो सकता है और वो एक इस्लामी रजीम बन सकता है, एक कट्टर इस्लामी रजीम पावर में आ सकती है और वो जिहाद शुरू कर सकती है दुनिया के अगेंस्ट, और वो न्यूक्लियर फोड़ देगी। तो जिसको बाद में रिफ्यूट किया गया और बुक्स लिखी गई, जैसा कि पाकिस्तान इज़ अ हार्ड कंट्री वगैरह, उसमें बताया गया कि किस तरह से पाकिस्तान ऐसा नहीं है। फिर बताया गया कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी शिद्दत पसंद जमात पावर में नहीं आई, आज तक कोई भी मजहबी जमात जो है ना वो 10 से ज़्यादा सीटें नहीं ले सकी वगैरह वगैरह। खैर, हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी जो बिना किसी शक के और बिना किसी बायसनेस के हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड हैं। सो खैर, हमारा जो 3 हैं लेयर्स, हमारे वैसे तो मल्टी लेयर्ड है लेकिन 3 लेयर सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और 3 इंस्टीट्यूशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनसीए, नेशनल कमांड अथॉरिटी। ये जी तीनों एयर चीफ्स, तीनों जो चीफ्स हैं हमारी फौजों के, बर्री, बहरी और फिजाइया, मतलब एयर जो है ना वो एयरफोर्स, जो है ना वो नेवी, और जो इन्फेंट्री है जो ज़मीन की फौज, इन तीनों के जो चीफ्स हैं प्लस प्रेसिडेंट, ये जी इसके एनसीए के मेंबर्स हैं, और ये सबसे सुपीरियर इंस्टीट्यूशन है हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का। ये इन लोगों में से अगर कोई एक बंदा भी डिनाई करेगा तो न्यूक्लियर बम नहीं चलेगा, ठीक है, और फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट हमारा देगा। और तीनों चीफों को जब वो न्यूक्लियर हमले का हुक्म देंगे तो उनकी दिमागी उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड किया जाएगा कि वो दिमागी तौर पे सही है, प्रेशराइज तो नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने पहले कंसर्न शो किए थे, बाद में इसको एक्नॉलेज कर लिया था। दूसरा हमारा इंस्टीट्यूशन है एसपीडी, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन। ये हमारी जो है ना वो हमारे जो न्यूक्लियर हैं उनको कंसीलमेंट का, उनको छुपाने का काम करता है। तो जहाँ पे भी पड़े हुए हैं वो उस हिसाब से उनको इस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन का काम ही उसको छुपाना और दुनिया और लोगों की नज़रों से महफूज रखना है। ये पूरा एक इंस्टीट्यूशन है जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूशंस है। फिर है SSFC, ये है सर्विस स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। ये न्यूक्लियर को अगर कभी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़े, या ये जो SPD है इनकी अपॉइंटमेंट्स करनी पड़े, या यहाँ पे अगर किसी बंदे को अपॉइंट करना पड़े तो वो उसके हर चीज़ को चेक करते हैं, उसके कैरेक्टर को, उसकी साइकोलॉजी को, उसकी फैमिली बैकग्राउंड को वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जितनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं इन तीनों इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो SSFC वाले करते हैं। ये तीनों के तीनों इदारे एक दूसरे से मल्टी लेयर्ड हैं। इस पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो मल्टी लेयर्ड है, वो वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट है, सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं, रोटेटिंग सिक्योरिटी का सिस्टम है, फिर IT बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम है, फिर ओवरलैपिंग और इंटरडिपेंडेंट सिक्योरिटी सिस्टम है, फिर इसमें लीकेज का कोई, बाद में इंटरनेशनल मीडिया ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है दैट इज सेफर देन इवन इंडिया हमसे IT में अच्छा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का जो है ना न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज कंसीडर्ड, क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड है। एक लेयर के ऊपर फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, सिक्योरिटी लेयर, IT लेयर वगैरह वगैरह। तो ये मल्टी लेयर है इसलिए क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, सेफ्टी स्टैंडर्ड के बिल्कुल अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, इसलिए दिस इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट। इंटरनेशनल कॉपरेशन हासिल है, हम इंटरनेशनल एजेंसीज, अमेरिका, रशिया, हम चाइना, उनकी एजेंसीज जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हम उनके साथ कॉपरेशन बेस्ड
ये चला रहे हैं, उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को हम लोग कॉपी कर रहे हैं और उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को हम लोग उनसे जो है ना वो कॉपरेशन कर रहे हैं, तो फैसिलिटेशन उनको दे रहे हैं और उनसे ले रहे हैं। सो ये बहुत 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 कॉपरेशन वाला आंसर भी इट्स वन ऑफ द। इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान पे एक इल्ज़ाम ये भी लगाया था जो कि काफ़ी सीवियर था और जिसकी बेसिस पे हमारा रिएक्शन भी आया, वो ये था कि पाकिस्तान के जो कौमी हीरो थे डॉक्टर ए.के. खान, उन्होंने ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया को सोल्ड आउट की हैं, बेची हैं इंफॉर्मेशन, फार्मूला और इक्विपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन, या इससे मुतालिक बहुत सा ऐसा मवाद बेचा है इन तीन ममालिक को जो कि बाद में जिन्होंका जो है ना वो बाद में सदबाब भी हुआ, जिनमें से नॉर्थ कोरिया और ईरान तो बन गए, लेकिन लीबिया के अंदर कर्नल गद्दाफी उस टाइम पावर में था और लीबिया के लोग भी हमारे लोगों जैसे निकले, उन्होंने उसको आने से पहले ही ख़त्म कर दिया और अपने ही लीडर को मार दिया, कर्नल गद्दाफी को। सो एक ब्लेम ही था, बाद में इसको लेके जो है ना वो प्रोब्स हुए, इसको लेके कुछ जो है ना वो हुई चीज़ें, इंटरनेशनल जो है ना वो इन्वेस्टिगेशंस हुई जिसमें पाकिस्तान टू सम एक्सटेंट जो है ना वो सच्चाई साबित हुआ। बात कर लेते हैं दुनिया के अंदर टोटल एटम बम या न्यूक्लियर बम हैं कितने। रशिया के पास 5,899 हैं 89, और यूएसए के पास 5,244 हैं, और ये दोनों ममालिक मिलकर 90% दुनिया का न्यूक्लियर ऑन करते हैं। चाइना के पास 410 हैं, फ्रांस के पास 290 हैं, यूके के पास 225 हैं, पाकिस्तान के पास 175 हैं, इंडिया के पास 164 हैं, इसराइल के पास 190 हैं, और नॉर्थ कोरिया के पास एक खाली 30 न्यूक्लियर बम है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है ना वो है एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है ताकि वो डिटर कर सके, टू क्रिएट अ डिटरेंस, कि भाई बंदे बनो, हम चलाने के लिए नहीं, हम हर हद तक धमकाने के लिए हमने ये बनाया हुआ कि भाई धमक जाओ धमक जाओ धमक जाओ, नहीं तो हम चला देंगे, और चलाएंगे कब? आखिर में जाके, क्योंकि कहते हैं कि एक न्यूक्लियर एवरेज अगर दुनिया के अंदर चलेगा तो एवरेज पॉपुलेशन का 5 लाख बंदा मरेगा, और एक न्यूक्लियर के अंदर पूरा एक शहर उड़ाने की ताकत होती है, एक छोटा आम शहर, एक न्यूक्लियर बम काफ़ी होता है। फिर हमारी दूसरी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है ऑफेंसिव व्हेन मेजर डिफेंस इज कंसर्न। ऑफेंसिव जब व्हेन डिफेंस इज कंसर्न, जब हमारा डिफेंस टेक पे होगा हम चला देंगे न्यूक्लियर। ये गारंटी देती है इमीडिएट मैसिव रिटेलिएशन की। ये जो गवांडी है हमारा, इंडिया हमारे साथ बैठा हुआ है, ये जो भी जो बेलिजरेंट करेगा, जो भी हमें जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसको कहेंगे भाई हम एक इमीडिएट फौरन और बहुत बड़ा हमला करने की ताकत है हमें, बंदे का पुत्र बन जाओ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिनिमम डिटरेंस फॉर मैक्सिमम प्रेशर। कम से कम धमकी देगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर में। अगर हमारा प्रेशर जितने हम डालना चाहते हैं उतना डल गया तो हम जो है ना डिटरेंस भी नहीं, हम शो ही नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं हमारे पास न्यूक्लियर है। लेकिन अगर आप हम तंग करेंगे, बदले में हम आपको तंग करेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। स्टे स्ट्रॉन्ग, हैप्पी एंड ब्लेस्ड। अल्लाह ब्लेस यू।